When an object is thrown in different direction from the vertical line under gravity, then the motion of the particle is called projectile motion, and that particle is called projectile. जो वो मोशन करता है उस पार्टिकल की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस पार्टिकल का नाम क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल है ना। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है, टाइम कितना लेता है, रेंज कितनी होती है? तो मैंने कल बोला था यहां से हमने सपोज कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है? यू वेलोसिटी के साथ, यू वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं। और एक्स एक्सिस, ये दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में एक्स और इस डायरेक्शन में वाई। एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा? सपोज कितने एंगल से थ्रो किया? थीटा, तो इस कंपोनेंट को क्या लोगे? यू कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? यू साइन थीटा, है ना। ये कंपोनेंट यू कोस थीटा और ऊपर की डायरेक्शन में यू साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे इसका क्या क्या निकालेंगे? देखो, टाइम ऑफ पीरियड निकालेंगे। टाइम ऑफ पीरियड का मतलब, या टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, कि फ्लाइट में कितना टाइम लगता है इसको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मींस फ्लाइट का वैसे समझ गए होंगे कि फ्लाइट में जब तक ये एयर में रहता है तो कितना टाइम लेता है, मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करता है यहां से यहां तक। दूसरा, यहां से यहां तक कितनी रेंज, इसको रेंज बोला जाता है, कि जब ये वापस अर्थ सरफेस पे आके टकराता है तो रेंज कितनी होती है, मींस कितनी डिस्टेंस के बाद ये टकराता है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेंज। तो सबसे पहला टॉपिक देखो, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसका पाथ कैसा होता है? कैसा होगा पाथ? कल प्रूव किया था प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन को, y इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस cx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में cx लिख भी सकते हो, नहीं मींस अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। cx हो भी सकता है या नहीं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए, x की पावर 2 होनी चाहिए, जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। m और c यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अगर इस तरह की इक्वेशन हमें मिलती है तो समझ जाना वो इक्वेशन किसकी है? क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन को की होती है। प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ के लिए, पैराबोला की होती है। तो ये हमने प्रूव कर चुके हैं। दूसरा, अब हमें करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होगा? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जितना टाइम कोई पार्टिकल, इस पॉइंट को बोले O, इस पॉइंट को A, और ये पॉइंट हमारा B, इस तरह से 3 पॉइंट है। तो सपोज ये टाइम कितना लेता है? T1, और जितना टाइम T1 होगा सेम T2 होगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक वो A तक जाता है T1 टाइम, ये T2, और वापस X पॉइंट पे, इस पॉइंट पर B पर वो कोलाइड करता है, हिट करता है अर्थ सरफेस पर आकर। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर बॉडी किस साइड में मोशन करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, तो g कैसा लेते हैं? माइनस साइन के साथ। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, है ना, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। अभी ये T1 टाइम है O से A तक। अभी हम टाइम निकालेंगे O से A1, तो फ्रॉम O टू A, फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A, और V क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पार्टिकल की? अभी हम अपवर्ड डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाली जो होगी V,
यहाँ पे ये वेलोसिटी तो होगी, vx तो होगी, और ये vx की क्या है यहाँ पे इसकी ux। देखो u cos थीटा इसकी सेम ही रहेगी, ये ux है और ये uy। इसके दो कंपोनेंट निकाले हमने u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, इसके दो कंपोनेंट निकाले, अपर डायरेक्शन में u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा। इसको ux लेते हैं, uy, ux की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एक ही वेलोसिटी से चलते रहेगी, तो चेंज कौन सी होगी, uy। अब थोड़ी देर के लिए मन में ये सोचो सर पार्टिकल तो आराम से यहाँ पे जाके हिट करता है, तो ux क्यों नहीं चेंज होगा। थोड़ी देर के लिए जरा सोचना, जब हमने बॉडी को थ्रो किया अपवर्ड, तो केवल उसकी स्पीड में जो वेरिएशन आया वो वर्टिकल लाइन के अलोंग रहा है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी 0, लेकिन फिर से आ गई। तो ये वाली जो है, अगर किसी फील्डर को क्रिकेट के मैदान में अगर कोई फील्डर कैच को लेना चाहता है, तो उसको बॉल के नीचे उतनी स्पीड से दौड़ना पड़ता है जितनी वो चलती है। ये वेलोसिटी फिक्स रहती है, लेकिन ये वाली चेंज होती है, ऊपर जाते जाते ये 0 हो जाएगी और नीचे वापस आएगी तो फिर से मैक्सिमम। तो मीन्स जो कंपोनेंट uy यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो ही उसका यहाँ रहेगा, ये ही कंपोनेंट उसका यहाँ पे रहेगा, है ना, u sin थीटा। ये u cos थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स ही रहेगा, ये याद रखना। हॉरिजॉन्टल मोशन में u cos थीटा फिक्स रहेगा, है ना, लेकिन वर्टिकल मोशन के लिए u चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, पढ़ा दिया हमने। अगर कोई बॉडी उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। लेकिन अगर किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, मान के चले इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, तो ये ऊपर जाएगी और वापस नीचे, तो ऊपर जाते जाते वेलोसिटी 0 होगी और फिर इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो वो चलती रहेगी। यहाँ चेंज क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स अलग से लगती है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसके ऊपर। तो ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा, ये नहीं होगा, तो क्या लेंगे, फ्रॉम ओ टू ए, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, vy 0, यहाँ पे ये vy अलोंग y एक्सिस ये 0 है, ये ux ही रहेगा, और यहाँ पे वापस यहाँ भी ये वाला कंपोनेंट अभी भी बेशक ये b पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ भी ये कंपोनेंट ux ही रहेगा, तो vy तो 0 हो जाएगा। u कितना था, uy u sin थीटा, है ना भाई। u का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये u sin थीटा है, और t कितना लिया है हमने वहां तक, t1, यहां तक आने के लिए t1 लिया। तो पुट करें सब वैल्यू को, 0 इक्वल टू u sin थीटा, माइनस साइन लेंगे क्योंकि अपर डायरेक्शन में है g, और t की वैल्यू t1, तो g t1 इक्वल टू u sin थीटा, और t1 इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, ये t1 आ गया बच्चों। अब देखो टोटल टाइम, मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोला था, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट O2 टू रीच फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B इन द एयर, थ्रू द एयर, एयर से जाके वो चलते हुए जितना B पर जाता है, तो कितना होगा टाइम, टोटल टाइम, या इसको बोल दें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू t1 प्लस t2, और ये दोनों इक्वल है ना, तो कितना हो जाएगा 2t1, सिंस t1 इक्वल टू t2, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है ये, तो क्या आ जाएगा t इक्वल टू 2t1 की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g। Now we will prove maximum height achieving by the projectile। मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये जाता है, तो फिर से मोशन देखो, मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए ये किस एक्सिस के अलोंग चलता है, बाई एक्सिस के अलोंग, मींस वर्टिकल मोशन करता है, और वर्टिकल मोशन का मतलब ग्रेविटी के अंडर। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड से भी कर सकते हो इसे आप, लेकिन उसमें फिर टी की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, वो भी बता दूंगा अभी। उसमें टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस लेंगे, या तो जी को यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर ले, या डायरेक्ट यहाँ पे। तो क्या होगा, देखो मैक्सिमम हाइट के लिए ओ और ए है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन आ गया, वी बाई फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर एट पॉइंट ए, 0, वी बाई 0 है यहाँ पे बच्चों। ये भी टाइम टी लग रहा है और ये भी इसको टी लगता है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना। और v की वैल्यू मिली है, ये v बाई यू वाई, और h मैक्सिमम हाइट हमने बोला है, तो h की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो कितना रखोगे, 0 u साइन थीटा माइनस 2g h मैक्सिमम। इसको इधर लेके आओगे तो 2g h मैक्सिमम इक्वल टू u साइन थीटा। तो h मैक्सिमम इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन, अच्छा मैं इसमें एक चीज, ये वाली टर्म का स्क्वायर होगा स्क्वायरिंग। हाँ, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, एक फॉर्मूला ही आ जाता है। ये क्या होगा, h मैक्सिमम के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेंज। तो रेंज को क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग द अर्थ सरफेस, ये बोल सकते हो। फिर से, द मैक्सिमम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन और अलोंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड रेंज बाय द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज कौन सी है यहाँ पे, देखो ओ से थ्रो किया, वो कहीं भी घूमते हुए आएगा, लेकिन अर्थ सरफेस तो आके हिट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको ही हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, रेंज है, रेंज को r से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड कितनी है, अलोंग द एक्स एक्सिस u cos थीटा। देखो अभी तक दोनों डेरिवेशन जो किए हैं हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, वो हमने किया है क्या, y एक्सिस के अलोंग, मींस अंडर ग्रेविटी। लेकिन इसमें हमारी ग्रेविटी सेम रहती है, भाई फोर्स तो सेम ही रहेगा, बट जो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो वो सरफेस पे चलती है, और सरफेस पे हम ये कंसीडर करते हैं कि कोई फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर नहीं अप्लाई होती, ये वैल्यू उसकी फिक्स रहती है। तो यू कोस थीटा इंटू टाइम कितना लगता है उसे यहाँ से वहां तक जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो टी की वैल्यू पुट करोगे, यू कोस थीटा, टाइम की वैल्यू कितनी है, कितनी थी बच्चों, 2u अभी किया था, साइन थीटा बाई जी, है ना। तो ये आ जाएगा, ये एक u यहाँ पे, ये u स्क्वायर अपॉन जी और 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला किसका होता है, किसका होगा, साइन 2 थीटा। ये इसके लिए फॉर्मूला आ गया, R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अब ये मैक्सिमम कब हो सकता है रेंज, मैक्सिमम का मतलब कि सर ये तो मैक्सिमम ही तो है। मैंने बोला कि अगर हमारे पास, हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं,
और थ्रो करने के लिए सपोज मेरी एक स्पीड फिक्स है कि मैं किसी पार्टिकल को 40 की स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ किसी भी बॉडी को, इससे ज्यादा मुझसे नहीं फेंका जाता। तो मुझे ये चेक करना होगा कि मैं मैक्सिमम रेंज कब अचीव कर सकता हूं। तो उसके लिए एंगल रेस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला देख भी रहे हो कि अगर हम यू को फिक्स कर दें, जी तो फिक्स है ही भाई, यहां से अगर मैं किसी बॉडी को यहां से थ्रो करूंगा तो जी तो यहां पे फिक्स है। अगर मेरी वेलोसिटी फिक्स रहेगी, मींस जब मैं किसी बॉडी को यहां से थ्रो करूंगा तो मेरी एक कैपेसिटी होगी कि मैं इससे ऊपर आगे नहीं थ्रो कर सकता। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट किसको करूंगा, एंगल को, है ना। बोले सर यहां से हम प्लेन को उड़ा दे, देखो वो तो ना उड़ाने की जरूरत, वो तो उड़ता ही चला जाएगा, वो अलग चीज हो गई, उसमें इंजन लगा है। थ्रो का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से मैंने पहले भी बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये ना उसमें इंजन हो, ना वो किसी रास्ते के लॉन्ग चले। एक बार हमने थ्रो किया और वो थ्रो करने के बाद इंडिपेंडेंट वे में एयर में मोशन करे तो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, वो पैराबोलिक पाथ पे चलता है। तो मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इस साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। भाई ये अगर 1 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। कुछ के मन में आ रहा होगा सर 1 ही क्यों रखा, 2 भी तो रख सकते थे, 3, 4, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच रहती है। आप साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो 1 आता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं 1/2 आता है ना। साइन 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और मैक्सिमम होती है 90 के लिए 1। उसके बाद अगर हम 90 से और भी आगे बढ़ते हैं तो फिर से वो घटना शुरू हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहां तक चलती है, -1 से रेंज 0 और फिर 1, फिर वापस यही आ जाएगी, रहती यही वाली है। तो मैक्सिमम 1 रहेगी, इसलिए मैंने साइन 2 थीटा को क्या लिखा है कि एंगल की वैल्यू जो है साइन की वो मैक्सिमम कितना हो सकती है, 1। तो 1 अगर आ जाएगी तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, वरना 1 से कम भी रहती है, 1/2 भी होती है, 1/√2 भी होती है ना, √3/2 भी होती है, या 0 भी होती है। लेकिन जब 1 होगी तब ये मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू u²/g और ये 1। कब, ये कब हो सकता है, ये भी तो देखो, जब हमारी वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 डिग्री, है ना। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखो ये 1 मैक्सिमम कब हो सकता है, u²/g के लिए। तो थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। 90 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 90 डिवाइड बाई 2 और कितना आ गया, 45 डिग्री। मीन्स ये किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर वो जिससे थ्रो करता है वो फिक्स है, तो उसे कितने एंगल से थ्रो करना चाहिए उस बॉडी को, 45 के एंगल से। 45 के एंगल से अगर थ्रो करते हैं हम बॉडी को तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। इसमें एक बात और याद रखना, 45 का एंगल ये उसके लिए है अगर आप थ्रो करोगे तो, क्योंकि हम अब हमारे हाथ थोड़े अर्थ सरफेस से ऊपर है, ये जो कंडीशन है ये उसके लिए है जैसे कोई फुटबॉल को किक करता है पैर से। मीन्स ये अभी आप देख रहे हो हमने यहां से थ्रो किया था और उसी लेवल पे आके बॉडी हिट करती है। मीन्स बॉडी का लेवल वही होना चाहिए, सरफेस ही होना चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है, या तो हम अपनी हाइट को नेग्लेक्ट कर लें, है ना भाई, हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो नेग्लेक्टिंग हाइट से हमने थ्रो किया और बॉडी हमारी कहां पे ट्रेवल करके जाती है, मैक्सिमम डिस्टेंस को अचीव करती है, तो 45 एंगल आता है। लेकिन अगर बाई चांस हम बात करें कि किसी हाइट से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो देखना होगा कि क्या 90 होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो इसे नोट कर ले,
इसके बाद देखो इसका एक और डायग्राम बनाते हैं। मैंने बोला कि अगर हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से थ्रो करते हैं, अर्थ सरफेस का मतलब ये लेवल है, एक ही लेवल है जिस हाइट से हमने किसी बॉडी को थ्रो किया अर्थ सरफेस से ग्राउंड में, तो ग्राउंड में ये कंसीडर करते हैं कि वहां पे h0 है, जहां से हमने थ्रो किया वहां पे h0 है सरफेस से बिल्कुल, और वो सरफेस पे जाके ही गिरे, सरफेस से ही हिट करे तो मैक्सिमम हाइट अचीव होगी। यदि हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को किसी हाइट से थ्रो करते हैं यहां से, और इसी तरह से लेवल इस बार यहां का लेते हैं, एक ये वाला हो जाता है, ठीक है, हमने यहां से बॉडी को हिट किया, और दूसरा कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ, मैक्सिमम h कितना मिलता है ये। दूसरा अगर हम अर्थ सरफेस से बात करेंगे, देखो बच्चों यहां पे हमने सपोज इसे 45 एंगल से ही थ्रो किया है, 45 एंगल से यहां पे आके गिरती है, लेकिन अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे वो यहां आके गिरती है। अब दूसरा हम 45 एंगल से कम लेते हैं, 45 एंगल से कम लोगे तो वो क्या होगी, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हाइट तो अचीव करने के लिए, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए हमें एंगल कुछ और रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसको भी निकाल सकते कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन अगर हमें किसी 2G, लेकिन अगर किसी हाइट से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और मैक्सिमम रेंज लेना चाहते हैं, ग्राउंड पे थ्रो किया बिल्डिंग से, किसी हाइट से, पहाड़ी से, और अचीव करते रेंज कहां पे काउंट करते हैं, सरफेस पे, तो क्या करना होगा, 45 से कम एंगल पे उसको थ्रो करना होगा, ठीक है। देखो जरा, मैंने बोला कि आपको मैं बोलता हूं कि बेटा आपके पास जो वेलोसिटी है थ्रो करने की, कहते हैं ना मेरे पास, मैं इतनी स्पीड से किसी बॉडी को थ्रो कर सकता हूं। मैंने बोला मेरे पास जो स्पीड है, मेरी जो कैपेसिटी है थ्रो करने की, वो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड की है, कि अगर मैं 1 सेकंड में थ्रो करता हूं किसी बॉडी को तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो 10 मीटर चलती है। लेकिन मैंने बोला अर्थ अगर ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो कितना चलेगी, तो मेरी स्पीड कितनी है, u फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे हमने एंगल को देखा, डिस्कस किया कि एंगल मैक्सिमम रेंज लेने के लिए, मैक्सिमम रेंज को अचीव करने के लिए कितना होना चाहिए एंगल, 45 डिग्री। 45 से अगर बॉडी को थ्रो करते हैं तो बॉडी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज अचीव करती है। मैक्सिमम रेंज का मतलब यहां से अर्थ सरफेस के ऊपर वो मैक्सिमम डिस्टेंस चलती है। अब हमने यहाँ पे हमने फॉर्मूला प्रूव किया है, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो पहली बार मैंने क्या बोला, थीटा 1 को मैंने थीटा लिया है, तो फॉर्मूले में थीटा 2 थीटा रहता ही है, तो थीटा की जगह थीटा लिखा है। अरे ऐसे देखो, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा 1, इसको r1 बोल दिया, r2 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा 2। फर्स्ट टाइम थीटा 1 बोला, सेकंड टाइम थीटा 2 बोला है। थीटा 1 की वैल्यू थीटा लिए, ये फॉर्मूला सीधा सीधा है। सेकंड टाइम थीटा 2 को हमने कितना रखा है, 90 माइनस थीटा। मैंने बोला है कि अगर किसी बॉडी को थीटा डिग्री से थ्रो करते हैं और सेकंड टाइम 90 माइनस थीटा से थ्रो करते हैं तो रेंज फिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 90 माइनस थीटा रखा है उसको, तो 90 माइनस थीटा के लिए 2 बाहर है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 180, 2 माइनस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 थीटा। बेटा अरे, तो 180 माइनस 2 थीटा। और हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में, आप सबने पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा तुम सबने पढ़ा है ना, साइन थीटा होता है। अरे भूल गए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ये अरे ये फॉर्मूला था।
तो उसी तरह Yes, से sir. हाँ जी वही वाला है। तो 2 से अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमने θ1 को थीटा बोला, θ2 को 90 माइनस थीटा बोल के चल रहे हैं, ये वाली वैल्यू आती है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 92 जा 180, 2 की थीटा में करते हैं 2 थीटा, और यही तो आगे बनती है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगी साइन 2 थीटा। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये भी दोनों इक्वल आती हैं या नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी बॉडी को 30 डिग्री से थ्रो करते हैं अर्थ सरफेस से 30 का एंगल बनाते हुए, या 60 डिग्री से थ्रो करते हैं, तो बॉडी दोनों बार सेम डिस्टेंस चलते हुए जाएगी। अब इस बात को ऐसे समझो कि मैं यहां से एक बॉल को थ्रो करता हूं, MS धोनी जानते हो क्रिकेट, और रोहित शर्मा, बहुत सारे खिलाड़ी है ना, हाँ जी, विराट कोहली। एक बार विराट कोहली ने क्या किया, उसने उसके बैट से एक वेलोसिटी फिक्स है, सपोज उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, वो जब हिट करता है u वेलोसिटी से करता है मैक्सिमम। भाई विराट कोहली है या कोई भी खिलाड़ी है, एक फिक्स वेलोसिटी से ही तो थ्रो कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होता उससे, वो खूब कोशिश करता है, जितनी उसकी ताकत थी वो ताकत उसकी u वेलोसिटी के साथ थ्रो कर सकता है। तो उसने फर्स्ट टाइम थ्रो किया, हिट किया बैट से, और वो बॉल यहाँ पे आती है, बाउंड्री यहाँ है, और यहीं पर फील्डर खड़ा हुआ है, वो उसको ड्रॉप कर कैच ले लेता है ना। सेकंड टाइम उसने क्या सोचा कि मैं और भी बड़े एंगल से थ्रो करता हूं, तो उसने 60 से थ्रो किया, हिट किया बैट से, बॉल तब भी उसी फील्डर के पास आएगी। इस बार सोचा सभी ने, जो क्राउड था वहां पे पवेलियन में, इस बार तो बॉल बहुत ऊंचे गई है, 6 जाएगा, बाहर जाएगी बाउंड्री के, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ, फील्डर ने इस बार भी पकड़ लिया उसको। क्यों, क्योंकि 30 अगर वो वेलोसिटी बढ़ा देता तो उसकी बॉल बाहर चली जाती। भाई अगर वो सर दोनों में वेलोसिटी एक ही रही है। हाँ दोनों में यहाँ एक ही रही है, अगर उसको बाहर निकालना है और हाइट भी इतनी ही रखनी है तो वेलोसिटी बढ़ानी होगी, ठीक है। हाँ एक काम वो कर सकता था, u वेलोसिटी के साथ ही वो क्या कर सकता था, 45 का एंगल लेके हिट करता, तो बॉल कहाँ चली जाती, ग्राउंड के बाहर चली जाती, है ना। तो मेन चांस, ये भी एक चांस की बात है। तो मैक्सिमम रेंज कब आ सकती है, जब वो कितना एंगल लेगा, 45, समझ आ गया। लेकिन अगर बोले कि पवेलियन में बॉल ऊपर जाके गिरती है, ऊपर वाले को अगर मैक्सिमम रेंज लेनी है, किसी हाइट से किसी बॉल को थ्रो किया जाता है बॉडी को, तो मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल होना चाहिए, 45 से कम। समझ आ गया। चलिए बच्चों, सर अटेंडेंस